सबसे पहले आप सबके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि पेरिस ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने हॉकी में कांस्य पदक और जेवलिन थ्रो में हरियाणा के युवा खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी ने जो रजत पदक दिलाने का भारतवर्ष को काम किया, मैं इसके लिए आप सबको देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले 15 अगस्त को हम सभी आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा शहीदों का और क्रांतिकारियों का सम्मान करना जानती हैं, हमेशा उनको सम्मान देती हैं। इस पावन पुनीत अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सभी विधानसभाओं में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन करने जा रही है। 11 से 14 अगस्त के बीच में हम सभी विधानसभाओं पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर के तले होने वाले इस तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम जनमानस को भी इसमें निमंत्रण दिया जाएगा। क्योंकि यह यात्रा स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीदों को समर्पित है, इसलिए हम सब का दायित्व बनता है, आम जनमानस का दायित्व बनता है कि उनको श्रद्धांजलि देने हेतु सभी को इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें। मैं सभी हमारे जो जिले के जनमानस हैं उन सब से भी अनुरोध करूंगा कि आप सब इस तिरंगा यात्रा में भाग लें। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों एवं हमारे शहीद जो हुए हैं उनको भुलाने का काम किया है। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र जी जैसे हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे, जो हमारे शहीद थे, उनको उन्होंने कभी भी तवज्जो नहीं दी। वहीं मोदी जी ने हमेशा इन विभूतियों को सम्मान देने का काम किया। उन्हीं के नेतृत्व में ऐसे पुण्य काम उनको श्रद्धांजलि देने हेतु भारतीय जनता पार्टी समय समय पर करती रहती है। यात्रा की सफलता के लिए हम सब ने जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर टोलियां बनाई हैं। मंडल स्तर पर भी हमने इसको कामयाब करने के लिए अपनी टोलियां बनाई हैं। हमारे हिसार जिले में इस कार्य को हमारे जिला सचिव और पार्षद महामंडलेश्वर दर्शन गिरी जी देख रहे हैं। इसी हेतु जो हमारे विधानसभाओं में हमारे युवा मोर्चे के बैनर के तले हम ये प्रोग्राम करवाने से जो हमारे युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष हर्ष बामल जी, उनके कंधों पर भी ये जिम्मेदारी हमने दी है। उनके साथ हमारे बरवाला से प्रवीण सैनी जी, नारनौल से हमारे साथी नरेश वर्मा जी और नलवा से रविंद्र रोकी जी हैं, और ऐसे ही हांसी से राजमल सैनी जी, हमारे बरवाला से जो प्रवीण सैनी जी हैं। ऐसे सभी विधानसभाओं में हमने अपने एक एक कार्यकर्ता को ऐसी जिम्मेवारी दी है और उनके साथ सहयोगी लगाया है। इसमें सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इसी कड़ी में हम सब 22 मंडलों की भी बैठकें, यहाँ से जो बैठक होगी, आज हमारी जिला स्तर की बैठक इसी विषय पर होने वाली है और इसी कड़ी में मंडल स्तर तक हमारी बैठकें रहेंगी। इस अभियान के तहत 12, 13 और 14 को युद्ध स्मारकों और शहीदी समितियों पर, शहीदी समिति जो स्थल हैं उनकी सफाई करेंगे, उनको पुष्पांजलि करेंगे और उनको माला अर्पण करने का जो आयोजन प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक विधानसभा में किया जाएगा। 14 और 15 अगस्त को हिसार जिले के प्रत्येक घर पर झंडा लगे, इस अभियान को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जी, ये समय सारणी क्या रहेगी और क्या रूट वगैरह? रूट अभी हम सब विधानसभा के जो हमारे कार्यकर्ता है
उनसे आज कॉल कर रहे हैं। इसी विषय में आज ये बैठक हमारी, इसके बाद जो आप सबसे मिलना होगा, और उसके बाद हमारी ये सभी विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, पूरी जिले की विधानसभा के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और उनसे स्थान और जो उनका रूट मैप है वो सबसे लिया जाएगा और आपको इस विषय में जानकारी जरूर दी जाएगी। पिछले साल एक अभियान चलाया गया था हर घर तिरंगा का, जिसके दौरान एक चीज तो ये देखी गई कि जितने भी डिपो हैं वहां पर जो गरीब लोग राशन लेने के लिए जा रहे थे उनसे अनाप शनाप पैसे लेके और तिरंगा झंडा खरीदना एक कंपलसरी था, जो एक गरीब आदमी की जेब के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। और तिरंगा जो 15 अगस्त या 26 जनवरी जो भी था, उसके बाद उन तिरंगों का जो अपमान बहुत हुआ, बहुत जगह जो है रोड के ऊपर भी जो है खंडित तिरंगा झंडा लगे रहे। तो इस तरीके की चीजों को पिछली बार में अवगत कराया गया था, तो इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए रोड मैप। मैं समझता हूँ कि कभी भी जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हरियाणा सरकार है या केंद्र सरकार है, कंपल्शन नहीं करती है किसी भी वोटर के लिए, जनमानस के लिए, लेकिन जो ड्यूटियां हमारी अनुसंधानों को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की लगाई जाती हैं, घर घर तिरंगा पहुंचाने का काम करे, वो अपने स्तर पर ऐसी अगर गलतियां हुई हैं तो मैं समझता हूँ इसमें अब भविष्य में वो नहीं होंगी और पार्टी द्वारा या सरकार द्वारा ऐसी कंपल्शन किसी को नहीं लगाई जाती। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारी शान है तिरंगा, इसको हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने घर पे लगाए। इसमें ना कोई पार्टी का कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही ये कोई कर्तव्य है, आप सबका भी कर्तव्य है और आम जनमानस का भी इसकी शान को बढ़ाना तिरंगे की, इसको हम सबका ये कर्तव्य है। अच्छा जी, अभी आपने ओलंपिक पदक के लिए एक सम्मान दिया, लेकिन अभी भी विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उसके लिए कुछ भी नहीं बोले आप। नहीं, विनेश फोगाट के लिए जो हुआ, मैं समझता हूँ कि इसके लिए आप सब बधाई के पात्र है कि एक बार उनको डिस्क्वालीफाई करने के बाद भी जो उन्हें पदक मिला, वो हम सब की दुआओं और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में, उसको एक अहम रोल उन्होंने निभाया। बार-बार विपक्ष से बात आ रही है कि विनेश फोगाट के साथ जी, बार-बार बात आ रही है कि विनेश फोगाट के साजिश हुई है और जो प्रोटेस्ट चलाता है नेता है जी, बार-बार दोहराया जा रहा है, कोई बात दोहराई जा रही है। विपक्ष का काम भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना है। मैं समझता हूँ ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कभी नेताओं में हमारा जो नेतृत्व है वो राष्ट्र हित की बात करता है और ये देश के खिलाड़ियों के लिए ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेतृत्व में, किसी भी नेता में नहीं रही, कभी भी नहीं रही। और विनेश फोगाट तो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, तो इसके बारे में सोचना और कहना वो उनकी मूर्खता है। मैं इस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। अशोक जी, आपने कहा कि इन 3 दिनों के दौरान जो है शहीद स्मारकों की साफ सफाई की जाएगी और जितने भी हमारे शहीद हैं उनको जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी और श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। जी, तो ये सब करने के लिए स्पेसिफिक ये 2-3 दिन ही क्यों, इससे पहले इसके बाद क्यों? हम 15 अगस्त आज़ादी का पर्व है, कभी भी कोई भी पर्व आता है, हमारी होली आती है, दिवाली आती है, तो नेचुरली पर्व के दिन तो उसको एक महत्व दिया जाता है। 15 अगस्त हमारी आज़ादी की वर्षगांठ है, निसंदेह उस दिन तो शहीदों को सम्मान करना, क्रांतिकारियों को सम्मान करना हम सबका हक बनता है, फर्ज बनता है। मेरा तो सवाल इस ये है कि इससे पहले भी जो है हिसार के भारतीय जनता पार्टी का उनकी हालत जो है बद से बदतर है, उनकी देखभाल या रखरखाव उससे पहले मैं समझता हूँ, उसके बाद भी नहीं किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का नेतृत्व कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समय समय पर शहीदी स्मारकों जो उनको सम्मान करना, उनकी सफाई करना का काम बीच में भी करती रहती है। उनके रखरखाव का जो कार्य है ये प्रदेश सरकार भी करती है। और ऐसी कोई आप सबके बीच में ऐसी कोई लगता है कि आपको किसी शहीदी स्मारक का व्यवस्था ठीक नहीं है, तो आप निसंदेह आप जानकारी दे सकते हैं। हम सरकार से या डीसी महोदय से ये अनुरोध करेंगे कि उसको ठीक करवाएं। आज से 2 साल पहले जो तिरंगा यात्रा निकली जी लाला लाजपत राय जी, गंदा पानी और गंदे मच्छर वहां देखे गए, मान्यवर, उसके बारे में तब भी आप लोगों ने क्वेश्चनिंग हुई थी, उस वक्त के जवाब आप सबको जो भी व्यवस्था रही होंगी आप सबको दिए होंगे। आज लाला लाजपत राय जो चौक है उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है और मुझे गर्व से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बड़ी अच्छी व्यवस्था सभी शहीदी स्मारकों पर की हुई है।
फिर भी मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ऐसा आपके नॉलेज में है तो आप अवश्य बताएं। एक विषय और है साथियों कि 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में कि विभाजन के वक्त लाखों परिवारों को इस त्रासदी से गुजरना पड़ा था। त्रासदी से इस सदी का विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। जब विभाजन की घोषणा हुई तब तत्कालीन पश्चिम पंजाब के वर्तमान के पाकिस्तान में जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने आदेश जारी किए थे कि जो सिख और हिंदू है यानी जो भी काफिर है उनको इस्लाम में या तो ले आओ या उनको मार डालो, लूट लो। उनकी बहनों की, उनकी बेटियों की और उनकी औरतों की अस्मिता लूटने का काम उन्होंने किया। और फिर भी हमारे बुजुर्ग जो वहाँ से हिंदुस्तान में पहुँचे उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन ना करते हुए उन्होंने लड़ाई लड़ी उनसे और यहाँ तक पहुँचे। सभी को पता है हमारे बुजुर्गों ने अपने धर्म को नहीं त्यागा और अपना धन दौलत जमीन सब वहाँ छोड़कर, सब त्याग कर वहाँ से निकलकर पश्चिम पंजाब से पूर्वी पंजाब वर्तमान हरियाणा पंजाब में आ गए। यहाँ आकर कई सालों तक राहत शिविरों में रहे। फिर जमीनें अलाट हुई और उन्होंने छोटे छोटे अपने मकान बनाकर मजदूरी करके अपने परिवार के साथ रोजी रोटी के लिए संघर्ष किया। तब उन मुसलमानों ने जो कहर बरपाया उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप और हम सब के पूर्वज इसे भली भांति समझते भी हैं और उन सब ने इसको जाना भी है और भुगता भी है। उन्होंने बहुत मारकाट की, हमारी महिलाओं के साथ बहुत बर्बरता के साथ हमारे अनेकों लोगों ने अपनी माताओं बहनों अपनी बेटियों की आबरू बचाने के लिए अपने हाथ से उनको जहर भी दिया। बहुत सी हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने अपनी आत्मदाह किया। मुस्लिम लुटेरों से अपनी अस्मत बचाने के लिए स्वयं सामूहिक रूप से कुओं में आत्मदाह किया। लाशों की भर कर ट्रेनें आई। बहुत बड़ी त्रासदी थी। भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा मूल्य हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से चुकाया था। परिवार खत्म हो गए। साथियों, लिखने को तो बहुत कुछ है पर सार यही है कि जो विभाजन विभीषिका बहुत ही दिल दहलाने वाली है। विभाजन की विभीषिका को झेलने वाले लोगों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर खुशी तो हम मनाते हैं, लेकिन भारत में एक कौम ऐसी भी है जिन्होंने अपना बहुत कुछ बलिदान किया है। उन जाने अनजाने बलिदानों के लिए किसी भी सरकार ने श्रद्धांजलि तो दूर की बात, कोई संवेदना भी के दो शब्द भी कभी नहीं कहे। जिस स्वाभिमान कौम की लाशों के ढेर पर आज़ादी मिली थी उनको सरकारों ने शरणार्थी रिफ्यूजी की संज्ञा दी थी और उनकी कोई सूद नहीं ली थी। मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का आदेश जारी किया। पहले उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि से स्वतंत्रता दिवस समारोह, ये उनका पैगाम था। 2022 में हरियाणा में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र से यह दिवस मनाना आरंभ किया। फिर पिछले वर्ष बहुत से शहरों में यह श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी हिसार के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में आगामी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा और उन अनगिनत योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा। आप सबका कौम की तो कोई बात ही नहीं हुई। जो भी वहां से आया सबको शरणार्थी कहा गया। एक बिरादरी को नहीं कहा गया, सबको ही शरणार्थी कहा गया। सबको ही
कैंपों में रुकवाया गया, उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई कि वो कौम थी, एक वो या वो कौम थी या वो कौम थी। ये हो सकता है कि एक कौम के सदस्य ज्यादा रहे हों, लेकिन शरणार्थी शिविरों में सभी कौमों को रुकवाया गया था और सबको ही शरणार्थी की संज्ञा दी गई थी। आप सबका और कोई मुझसे सवाल हैं तो मैं आप सबके समक्ष हूँ। जी जी मान्यवर, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस जिस प्रदेश में हैं वहाँ हमेशा उन्होंने शहीदों को सम्मान देने का काम किया है और बहुत सी संस्थाओं का नाम भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने शहीदों के नाम पर रखने का काम किया है। विशेषतः आप जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें कानूनी अड़चन रही होगी या उसको फॉलोअप करने में कहीं अड़चनें रही होंगी। इस विषय में अगर आप मुझसे बाद में बात करेंगे तो निस्संदेह हम इसका कोई हल निकाल पाएंगे। सरकार को जैसे भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज का नाम गुरु और अपना रख लिया, सरकार को रखना जरूरत पहुँचे होंगे। और अभी आपने शहीदों के सम्मान की जो बात करके सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया जी, उनकी मौत की पहली अनुसंधि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो आज भी आपने फाइने को निकलवाई या पता लगा मारा गया या वो डेथ हुई, मर्डर हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। मैं समझता हूँ कि जब नेता सुभाष चंद्र जी का जो आप एक एपिसोड बता रहे हैं वो बहुत पुराना, उसके बाद 70 साल कांग्रेस सत्ता में रही, उन्होंने इस विषय को दबाने का काम किया और 70 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को विश्व स्तर पर उठाया और आज भी मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर अपना काम कर रही है। वो हम सब के सामने नहीं है, निसंदेह वो उसके विषय में अभी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उसको जानने के लिए कि उनका कैसे उनका समापन हुआ या जो भी उसके विषय में वो जानकारी अभी भी ली जा रही है। आप सबका बहुत